हेलो दोस्तों, वेलकम टू नर्सिंग एकेडमी। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं पॉलीहाइड्रामनस के बारे में। पॉलीहाइड्रामनस क्या होता है, इसके क्या कॉजेस हैं और इसको कैसे मैनेज किया जाता है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पॉलीहाइड्रामनस क्या होता है? पॉलीहाइड्रामनस इज ए एक्सेसिव एमनोटिक फ्लूइड सराउंडिंग द फीटस। इट मीन्स जो एमनोटिक फ्लूइड है वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हो जाता है फीटस के सराउंडिंग में। नॉर्मली मैं आपको पहले वीडियो में बताई थी ओलिगोहाइड्रामनस में कि ये जो नॉर्मल लेवल रहता है एमनोटिक फ्लूइड का वो 500 ml से लेके 2000 ml तक रहता है। लेकिन अगर ये 500 ml से कम हो जाता है तो इसको ओलिगोहाइड्रामनस बोलते हैं, और अगर 2000 ml से अगर एक्सेसिव हो गया, ज़्यादा हो गया, तब इसको बोलेंगे हम पॉलीहाइड्रामनस। ठीक है, तो ये था इंट्रोडक्शन। देन हम देखेंगे इसका इंसिडेंस। तो इंसिडेंस जो होता है 1 to 2% वुमेंस में ये होता है। ऑल प्रेगनेंसी का 1 to 2% होता है। ठीक है, और ये मेनली जो होता है मल्टी पेयर वुमेंस को ज़्यादा होता है देन द प्राइमरी पेयर्स। ठीक है, तो ये था हमारा इंसिडेंस। देन हम देखेंगे एटियोलॉजी। तो एटियोलॉजी में सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि ये आइडियोपैथिक, मतलब इसका कॉज जो मेन कॉज है वो अननोन है। लेकिन हम सेकेंड पॉइंट देखते हैं। सेकेंड में क्या है कि it may result of the deficit absorption as well as the excessive production of the liquor-amni. It means जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसका बहुत मतलब डेफिसिट एब्जॉर्प्शन होता है, मतलब अच्छे से एब्जॉर्प्शन नहीं होता है लेकिन एक्सेसिव प्रोडक्शन होता है। अब एक्सेसिव प्रोडक्शन होगा तो जाहिर सी बात है क्या होगा, एमनियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और एब्जॉर्प्शन नहीं होगा फिर भी एमनियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो ये इम्बैलेंस हो जाता है इसका एब्जॉर्प्शन और प्रोडक्शन में, जिसके कारण पॉलीहाइड्रामनस हो जाता है। ठीक है, देन हम इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिसके अकॉर्डिंग हम समझ सकते हैं कि क्या क्या इसके इटियोलॉजी हैं जिसके कारण पॉलीहाइड्रामनस होता है। फर्स्ट पॉइंट है फीटर एनोमलीज। तो फीटर एनोमलीज के अंदर में हम देखते हैं पहला पॉइंट है एनेंसेफेली। एनेंसेफेली में क्या होता है, ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का ये टाइप्स है जिसमें जो फीटस जो है वो एमनियोटिक फ्लूइड का सॉलोइंग करता है, लेकिन इसमें एनेंसेफेली के कारण क्या होता है वो सॉलो नहीं कर पाता है, जिसके कारण पॉलीहाइड्रामनस होने का चांस रहता है। ठीक है, देन सेकंड पॉइंट है ओपन स्पाइना बाइफिडा। ओपन स्पाइना बाइफिडा के कारण भी क्या होता है, जो फीटस रहता है वो एमनियोटिक फ्लूइड को सॉलो नहीं कर पाता है, जिसके कारण भी पॉलीहाइड्रामनस हो सकता है। देन थर्ड पॉइंट है ईसोफेजियल या फिर डिओडेनल एट्रेसिया। इसमें क्या होता है, जो ईसोफेगस रहता है वो डिओडेनल के साथ एबनॉर्मल कनेक्शन हो जाता है, जिसको भी एट्रेसिया बोलते हैं। तो इसके कारण भी क्या होता है, फीटस जो है वो सॉलो नहीं कर पाता एमनियोटिक फ्लूइड को, जिसके कारण पॉलीहाइड्रामनस हो सकता है। देन हमारा फोर्थ पॉइंट है फेशियल क्लैप्ट या फिर नेक मासेस। फेशियल क्लैप लाइक क्लैप पैलेट, क्लैप लिप, इसके कारण भी जो फीटस रहेगा वो एमनियोटिक फ्लूइड को सॉल्व नहीं कर पाएगा, जिसके कारण क्या हो सकता है, पॉलीहाइड्रामनस हो सकता है। देन है हाइड्रोप्स फिटेलिस। हाइड्रोप्स फिटेलिस क्या होता है, इसमें जो RH नेगेटिव मदर रहती है और RH पॉजिटिव फीटस रहता है, जिसके कारण दोनों के RH फैक्टर में इनकॉम्पेटिबिलिटी हो जाता है, जिसके कारण जो मदर का जो एंटीबॉडी रहता है वो फीटस के रेड ब्लड सेल को डिस्ट्रॉय करने लगता है। तो इसके कारण भी पॉलीहाइड्रामनस हो सकता है। तो ये था हमारा फीटल एनोमलीज। देन हम देखते हैं सेकेंड प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा में क्या एबनॉर्मलिटीज होगी कि पॉलीहाइड्रामनस हो सकता है। तो इसमें है कोरियोंजियोमा। कोरियोंजियोमा क्या होता है, कोरियोंजियोमा ऑफ द प्लेसेंटा, मतलब इसमें कोरियोंजियोमा एक टाइप ऑफ बिनाइन एंजियोमा है जिसमें कि इसमें ट्यूमर फॉर्म हो जाता है प्लेसेंटा में। तो इसके कारण भी क्या होता है, इम्बैलेंस हो जाता है उसके प्रोडक्शन में और एब्जॉर्प्शन में एमनियोटिक फ्लूइड का, जिसके पॉलीहाइड्रामनस हो सकता है। देन इसके बाद हम थर्ड पॉइंट देखेंगे मल्टीपल प्रेगनेंसी। तो मल्टीपल प्रेगनेंसी में ज़्यादा चांसेस रहता है पॉलीहाइड्रामनस का, और ये मेनली जो मोनो एमनियोटिक ट्यून्स रहते हैं उन लोग को होता है। ठीक है, देन है फोर्थ पॉइंट मैटरनल। तो मैटरनल में जैसे मैटरनल में अगर डायबिटीज़ है और कार्डियक या रीनल डिसीज़ है तो ये इसके कारण भी पॉलीहाइड्रामनस हो सकता है। तो ये था हमारा 4 पॉइंट जिसमें हम देखे फीटर एनोमलीज, प्लेसेंटा, मल्टीपल प्रेगनेंसी एंड मैटरनल फैक्टर। ठीक है, तो ये था हमारा इटियोलॉजी। देन हम देखेंगे क्लिनिकल टाइप। तो मेनली क्लिनिकल टाइप में ये 2 टाइप्स के होते हैं, क्रोनिक टाइप एंड द एक्यूट टाइप। सबसे फर्स्ट हम देखेंगे क्रोनिक हाइड्रामनस। ठीक है,
तो पॉलीहाइड्रामिनस को हाइड्रामिनस भी कहते हैं। तो क्रोनिक हाइड्रामिनस में क्या होता है, दिस इज ग्रेजुअली इन ऑनसेट, यूजुअली स्टार्टिंग फ्रॉम अबाउट द 30 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। तो ये क्या होता है, ग्रेजुअली ऑनसेट होता है और इसका स्टार्ट कब होता है, 30 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में, ठीक है। देन इट इज़ अ मोस्ट कॉमन टाइप, ये मोस्ट कॉमन टाइप है, ये था क्रोनिक हाइड्रामिनस। देन हम देखेंगे एक्यूट हाइड्रामिनस। तो एक्यूट हाइड्रामिनस क्या होता है, इट इज़ अ वेरी रेयर, बहुत रेयर होता है ये। देन इट यूजुअली अकर अबाउट 20 वीक्स एंड डेवलप वेरी सडनली, मतलब ये 20 वीक्स के बाद ही ये डेवलप होता है और ये बहुत मतलब तुरंत सडनली ये हो जाता है, ठीक है। एंड द यूट्राइन साइज रीचेज द जिम्फिस्टर्नम इन अबाउट 3 और 4 डेज, मतलब जो यूट्रस का साइज है वो जिम्फिस्टर्नम तक 3 to 4 डे में ये पहुंच जाता है, ठीक है। देन एक्यूट हाइड्रामिनस इज फ्रिक्वेंटली एसोसिएटेड विद द मोनोजाइगोटिक ट्विंस और सीवियर फीटल मालफॉर्मेशन, मतलब जो एक्यूट हाइड्रामिनस रहता है वो किससे एसोसिएटेड रहता है, मतलब ये ज़्यादा होने का किस में चांस है, मोनोजाइगोटिक ट्विंस में, ठीक है, या फिर सीवियर फीटल मालफॉर्मेशन में। तो ये था हमारा टाइप्स। देन हम क्लिनिकल टाइप्स के अकॉर्डिंग ही हम इनका मैनेजमेंट और इसका साइन सिम्टम्स देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्रोनिक पॉलीहाइड्रामिनस। तो क्रोनिक पॉलीहाइड्रामिनस के बारे में तो आप जानते हैं कि ये क्या होता है, वो ये बहुत ज़्यादा ग्रेजुअली ऑनसेट होता है, ये 30 वीक्स के बाद ही ये स्टार्ट होता है और ये बहुत कॉमन टाइप है, ठीक है। तो हम देखेंगे इसमें क्या सिम्टम्स है और क्या साइन है। तो सिम्टम्स में मेनली क्या रहता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम रहता है। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम में जैसे कि डिस्निया होता है और वो जब सिटिंग पोजीशन में रहती है तो अच्छे से ब्रीथ ले सकती है, वरना डिस्निया होता है, ठीक है। और सेकंड है कि पाल्पिटेशन होता है, पाल्पिटेशन होता है। थर्ड है एडिमा ऑफ द लेग, एडिमा हो जाता है लेग्स में। एंड साइटिस इन द लेग्स, मतलब जो वेन्स रहते हैं वो प्रोमिनेंट हो जाते हैं लेग्स में, ठीक है। तो ये था सिम्टम्स। देन हम देखेंगे साइन, साइन में क्या क्या है। तो साइन में हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि इसको क्रोनिक पॉलीहाइड्रामिनस है। तो सबसे पहले क्या रहेगा, डिस्निया रहेगा। डिस्निया क्यों रहेगा, क्योंकि वो जब लाइन डाउन भी पोजीशन में रहेगी तो उसको बहुत ज़्यादा डिस्निया होगा, ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होगा, ठीक है। देन सेकंड है कि उसको प्री एक्लेम्सिया रहेगा। प्री एक्लेम्सिया का साइन आप लोग जानते हैं कि उसमें एडिमा रहता है, हाइपरटेंशन रहता है और प्रोटीन्यूरिया रहता है। तो इससे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि प्रेग्नेंट वुमेन्स को क्या है, क्रोनिक पॉलीहाइड्रामिनस है। तो ये थे साइन। देन हम देखेंगे इसका एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करते हैं। तो एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में सबसे पहले है इंस्पेक्शन, देन पाल्पेशन, देन ऑस्कल्टेशन। तो इंस्पेक्शन में हम लोग देखेंगे कि ये जो एब्डोमिनल रहेगा वो क्या रहेगा, इनलार्ज रहेगा और लुक एक ग्लोबुलर शेप में ये दिखेगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट ये है कि द स्किन इज टेंस साइनी विद द लार्ज स्ट्राइप, मतलब ये जो स्किन रहेगा एकदम टेंस रहेगा, साइनी दिखेगा और क्या रहेगा, इसमें स्ट्राई रहेंगे, स्ट्राई मतलब मार्क रहेंगे। तो इससे भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये पॉलीहाइड्रामिनस है करके, ठीक है। देन हम करेंगे इसका पाल्पेशन। तो पाल्पेशन करेंगे तो जो यूट्रस का हाइट रहेगा वो नॉर्मल प्रेगनेंसी से क्या रहेगा, हाइट इसका ज़्यादा बड़ा रहेगा, तो इससे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देन जो गर्थ ऑफ द एब्डोमिनल राउंड द अम्बिलिकस इज मोर देन द नॉर्मल, मतलब नॉर्मल प्रेगनेंसी में जो एब्डोमिनल का गर्थ होता है उससे भी ये ज़्यादा गर्थ रहेगा, तो इससे भी हम पता लगा सकते हैं। देन द फीटस का पार्ट है कैन नॉट बी पाल्पेटेड, मतलब अगर पॉलीहाइड्रामिनस की कंडीशन है तो बहुत ज़्यादा एमनोटिक फ्लूइड रहता है, तो इसके कारण क्या होता है, फीटस का जो पार्ट है वो जो ऑस्कल्टेटर रहता है वो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता और इसका प्रेजेंटेशन या पोजीशन भी पता नहीं चलता, ठीक है। तो ये था हमारा पाल्पेशन। देन है ऑस्कल्टेशन। तो ऑस्कल्टेशन में क्या होता है, जो फीटस का जो हार्ट रेट है वो सुनाई नहीं देता है, ठीक है। अगर ड्रॉपलर अल्ट्रासाउंड करते हैं तो उससे भी ये सुनाई नहीं देता है। तो ये था हमारा एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, जिसमें हम लोग देखें इंस्पेक्शन, पाल्पेशन एंड ऑस्कल्टेशन। देन सेकेंड पॉइंट्स है इंटरनल एग्जामिनेशन। तो इंटरनल एग्जामिनेशन में क्या करेंगे, हम पीवी करते हैं, पर वेजाइनल एग्जामिनेशन। इसमें फिंगर को सर्विस के थ्रू अंदर इंसर्ट करते हैं, जिसके कारण जो वो जो मेम्ब्रेन रहता है, अमनोटिक मेम्ब्रेन, वो एकदम बल्ज और टेंस फील होता है, जिससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये पॉलीहाइड्रामिनस है। देन हम थर्ड देखेंगे इन्वेस्टिगेशन। तो इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहला पॉइंट है अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं, रेडियोग्राफी करते हैं, देन ब्लड टेस्ट करते हैं। ब्लड टेस्ट में मेनली ABO और RH ग्रुपिंग करते हैं, क्योंकि मैं आपको पहले बताई थी ये हाइड्रोप्स फिटेरिस के कारण भी पॉलीहाइड्रामिनस हो सकता है। तो ये नेगेटिव अगर मदर है और पॉजिटिव फीटस है RH फैक्टर, तो इसके कारण भी हो सकता है, ठीक है।
देन है एमनोटिक फ्लूइड एग्जामिनेशन भी करते हैं। एमनोटिक फ्लूइड एग्जामिनेशन में क्या देखते हैं कि अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल कितना है। तो नॉर्मली पॉलीहाइड्रामिनस में अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल क्या हो जाता है, हाई हो जाता है, क्योंकि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में अगर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है तो उस कंडीशन में अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल हाई हो जाएगा। तो इससे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये पॉलीहाइड्रामिनस हो गया है, ठीक है। तो ये था हमारा इन्वेस्टिगेशन। देन हम देखेंगे नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेशन। तो कॉम्प्लिकेशन मैटरनल पे क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं और फीटस पे क्या होता है। तो मैटरनल पे जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उसको डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में। पहला है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, सेकंड है ड्यूरिंग लेबर एंड थर्ड है परप्यूरिन के टाइम। तो हम लोग 1 बाय 1 देखेंगे। तो पहला है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी में फर्स्ट है प्री एक्लेम्सिया होने का चांस रहता है। सेकेंड है माल प्रेजेंटेशन होने का चांस रहता है। देन थर्ड है प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन, क्योंकि जो एमनोटिक फ्लूइड है बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में वहाँ पे फिल हो जा रहता है, जिसके कारण वो पहले मतलब प्रीमेच्योर मतलब रप्चर होने का चांस रहता है बिफोर द लेबर, ठीक है। देन प्रीटर्म लेबर भी हो सकता है। देन एक्सीडेंटल हैमरेज भी हो सकते हैं। ये था ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। देन देखेंगे ड्यूरिंग लेबर। तो ड्यूरिंग लेबर क्या क्या हो सकते हैं, अर्ली रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन, जो मेम्ब्रेन हो वो अर्ली रप्चर हो सकता है। क्वाड प्रोलेप्स हो सकते हैं। यूट्राइन इंटेरिया मतलब कि वहाँ पे जो फीटस है उसका अच्छे से मूवमेंट नहीं होता है, ठीक है। देन इंक्रीज्ड ऑपरेटिव डिलीवरी ड्यू टू द माल प्रेजेंटेशन, मतलब जो ऑपरेटिव डिलीवरी रहता है उसका टाइम भी इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि माल प्रेजेंटेशन की कंडीशन में डिलीवरी में प्रॉब्लम होता है और डिलीवरी का टाइम प्रोलॉन्ग हो जाता है, ठीक है। देन रिटेन प्लेसेंटा भी हो सकता है एंड पोस्टमार्टम हेमरेज भी हो सकते हैं। और फ्लूइड के एक्सेसिव लॉस के कारण मतलब प्रीमेच्योर अगर रप्चर मेम्ब्रेन हो गया है तो फ्लूइड का एक्सेसिव लॉस होगा, जिससे जो प्रेग्नेंट वुमेन्स रहती है वो शॉक में भी जा सकती है। तो ये था ड्यूरिंग लेबर क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। देन हम देखेंगे परप्यूरियम जानते हैं आप कि आफ्टर द रिमूवल ऑफ द प्लेसेंटा से लेके 6 वीक तक के जो पीरियड्स रहते हैं उसको परप्यूरियम कहते हैं। तो परप्यूरियम में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं पॉलीहाइड्रामिनस के। तो क्या हो सकता है, इंक्रीज्ड परप्यूरियम मॉर्बिडिटी बढ़ जाता है, मतलब मैटरनल मॉर्बिडिटी बढ़ जाता है एंड ब्लड लॉस होता है, ठीक है। देन हम ये था मैटरनल कॉम्प्लिकेशन। देन हम देखेंगे फीटल कॉम्प्लिकेशन। तो फीटल कॉम्प्लिकेशन में क्या है, देयर इज इंक्रीज द पेरीनेटल मॉर्बिडिटी ड्यू टू द एक्सटेंट ऑफ द अबाउट 50%, मतलब जो पेरीनेटल मॉर्टिलिटी रेट है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, 50% हो जाता है, ठीक है। एंड देन इसमें प्रीमेच्योरिटी एंड कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज हो सकता है जो कि 20% होता है, ठीक है। देन एक्सीडेंटल हैमरेज भी हो सकते हैं। ये था फीटल कॉम्प्लिकेशन। देन हम देखेंगे मैनेजमेंट, हम कैसे मैनेज कर सकते हैं क्रोनिक पॉलीहाइड्रामिनस को। तो सबसे पहले क्या करना है, अर्ली डिटेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द डिसीज़, ठीक है। अर्ली डिटेक्शन करना है, जैसे कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है तो उसके अकॉर्डिंग फिर उसको क्या करना है, डिसीज़ को कंट्रोल करना है। देन सेकेंड है रेहेसस इज ए इम्यूनाइजेशन इज ए नाउ प्रिवेंटेबल, मतलब आपको बताई थी कि हाइड्रोप्स फेटालिस होता है जो नेगेटिव मदर रहती है और पॉजिटिव मदर, जिसमें जो नेगेटिव मदर के एंटीबॉडीज होता है पॉजिटिव मदर के पॉजिटिव फीटस के क्या रेड ब्लड सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो उस कंडीशन में हम लोग को एंटीबॉडीज देना पड़ता है, तो उसको भी प्रिवेंट करने के लिए एंटीबॉडीज़ देते हैं, ठीक है। देन है जेनेटिक काउंसलिंग देना है कि अर्ली डिटेक्शन करवाएं और विजिट में आए ताकि आइडेंटिफाई कर सकें कि क्या प्रॉब्लम है। ये था मैनेजमेंट के 3 स्टेप्स, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू द डिग्री हम लोग इसको मैनेज करेंगे। तो माइनर डिग्री में अगर हाइड्रेशन है तब क्या करेंगे, एंड सीवियर डिग्री में हाइड्रेशन है तो क्या करेंगे, ठीक है। तो अगर माइनर डिग्री हाइड्रामिनस है तो क्या करेंगे, सबसे पहले कि बेड रेस्ट के लिए बोलेंगे, क्योंकि अगर बेड रेस्ट के लिए बोलेंगे तो लिक्विड जो एमनोटिक फ्लूइड है उसका वॉल्यूम धीरे धीरे डिमिनिश्ड हो जाता है, तो ये इसमें ज़्यादा ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। देन सेकंड है सीवियर डिग्री हाइड्रामिनस। तो सीवियर डिग्री हाइड्रामिनस में इसमें बहुत ज़्यादा पेरीनेटल मॉर्टिलिटी रेट का बहुत ज़्यादा होता है और इसमें हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ता है, ठीक है। देन हम देखेंगे सपोर्टिव थेरेपी कि क्रोनिक हाइड्रामिनस में कैसे सपोर्टिव थेरेपी क्या क्या देते हैं। तो सबसे पहले बेड रेस्ट देना है। देन सेकेंड पॉइंट है इन्वेस्टिगेशन करना है। इन्वेस्टिगेशन में जैसे कंजेनाइटल फीटल माल फॉर्मेशन कुछ है नहीं, जैसे कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट,
क्लैप्ट लिट, गैप पैलेट, तो उसको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। देन थर्ड पॉइंट ये है कि अगर पेशेंट ये ट्रीटमेंट से अगर रिस्पॉन्स कर रहा है तब क्या करना है, और रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है तब क्या करना है। अगर रिस्पॉन्स कर रहा है तो उस कंडीशन में क्या करना है, प्रेगनेंसी को कंटिन्यू रखना है। लेकिन अगर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है उस कंडीशन में 2 पॉइंट्स है। पहला पॉइंट्स ये है कि प्रेगनेंसी लेस देन 37 वीक्स तो एमनियोसेंटेसिस करना है, कि अगर 37 वीक्स से पहले अगर प्रेगनेंसी है तो उस कंडीशन में एमनियोसेंटेसिस करेंगे। एमनियोसेंटेसिस क्या होता है, इसमें एक सिरिंज को इंट्रा एब्डोमिनल इंसर्ट किया जाता है और एमनियोटिक फ्लूइड को फिर एस्पायरेट कर लिया जाता है, ठीक है। देन यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हैं कि एक सिरिंज है जिसके थ्रू क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड को बाहर निकाला जाता है। देन सेकेंड पॉइंट है प्रेगनेंसी मोर देन 37 वीक तो इंडक्शन ऑफ द लेबर इज डन। मतलब अगर 37 वीक से अगर ज़्यादा हो गया है प्रेगनेंसी तब लेबर को इंडक्शन करते हैं, मतलब कि लेबर कराते हैं, ठीक है। देन है अगर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है उस कंडीशन में क्या करते हैं, ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूज़न भी करते हैं एंड पोस्टमार्टम हेमरेज को भी प्रिवेंट करना है, ठीक है। तो ये था हमारा सपोर्टिव थेरेपी। तो ये किसके अंडर में आया था, क्रोनिक पॉलीहाइड्रामिनस के अंदर में। अब हम देखेंगे एक्यूट पॉलीहाइड्रामिनस। तो जो एक्यूट पॉलीहाइड्रामिनस में आप पहले ही बता चुकी हैं कि ये बहुत ज़्यादा रेयर होता है और ये मेनली कब होता है, बिफोर द 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। तो इसमें देखेंगे हम क्या क्या साइन है और क्या क्या सिम्टम्स है। तो सिम्टम्स में देखेंगे कि इसमें एब्डोमिनल पेन रहता है, नोजिया रहता है, वॉमिटिंग रहता है, ये 3 चीज़ होते हैं, ठीक है। देन हम साइन देखेंगे। तो साइन में क्या रहेगा, एडिमा ऑफ द लेग, मतलब लेग में एडिमा रहेगा। देन एब्सेंस ऑफ द फीचर्स ऑफ द शॉक, मतलब क्रोनिक वाले में क्या शॉक रहता है, लेकिन यहाँ हम एक्यूट वाला पढ़ रहे हैं तो एक्यूट वाले में शॉक नहीं रहता है, ठीक है। देन एब्नॉर्मल इज ह्यूजली इनलार्ज नाउ मोर देन द पीरियड्स ऑफ द जेस्टेशन, मतलब जितना जेस्टेशन के टाइम में जितना एब्नॉर्मल इनलार्ज होना चाहिए उससे क्या रहता है, ज़्यादा इनलार्ज रहता है। और जो स्किन्स रहते हैं वो एकदम टेंस दिखाई देते हैं और फीटस का जो पार्ट रहता है वो असेसेबल नहीं रहता है, फील नहीं होता है, और फीटल का हार्ट बीट भी ऑडिबल नहीं होता है, ठीक है। तो ये था हमारा क्या क्या साइन दिखते हैं, ठीक है। देन हम लोग इसको डायग्नोसिस कैसे करेंगे, तो इसके लिए भी सोनोग्राफी करते हैं और इंटरनल एग्जामिनेशन करते हैं जिसमें पीवी करते हैं, मैं पहले ही बताई थी। तो उसके थ्रू उससे भी पता क्या चलता है कि जो मेम्ब्रेन रहता है वो क्या रहता है, बल्ज हो जाए रहता है, ठीक है। देन हम इसका ट्रीटमेंट, तो ट्रीटमेंट में क्या है, इसके मेनली ये ट्रीटमेंट है कि इसको इसमें ना एबॉर्शन हो जाता है, स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन हो जाता है, इसीलिए इसको जल्दी से ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है। तो इसके लिए पहला पॉइंट है रिलीव द डिस्ट्रेस, मतलब जो डिस्ट्रेस होता है उसको रिलीव करना है। देन डीकम्प्रेशन हैज़ बीन डन, मतलब डीकम्प्रेस करना है। देन इसमें रिपीटेटिव एमनियोसेंटेसिस करना पड़ता है, ठीक है। रिपीटेटिव एमनियोसेंटेसिस कब तक करते हैं, क्यों करते हैं, ताकि जो प्रेगनेंसी है वो कंटिन्यू हो, ठीक है। तो ये था हमारा एक्यूट पॉलीहाइड्रामिनस। तो आज हम लोग देखें कि क्या क्या पॉलीहाइड्रामिनस क्या होता है, इसके क्या कॉजेस हैं, इसके क्या कॉम्प्लिकेशन है, इसके टाइप्स के अकॉर्डिंग हमने इसके साइन सिम्टम्स और इसका मैनेजमेंट देखें। तो अगर आज का वीडियो आपको समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।